नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। दिन भर खबरों में क्या रहेगा खास बताएंगे आपको। बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा को लेकर भी, लेकिन सबसे पहले आइए नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम की बैठक में हो रहे हैं शामिल। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन की करेंगे सह अध्यक्षता। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को भी करेंगे संबोधित। ईरान के चाबहार पोर्ट से लेकर मूसा आइलैंड तक अमेरिका के हमले। चाबहार में बिजली आपूर्ति ठप, बंदर अब्बास में तेज धमाके, हॉर्मुज़ में समुद्री व्यापार पर मंडराया खतरा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर भारत ने जताई गहरी चिंता। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कुवैत के विदेश मंत्री से मिलकर पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के क्षेत्रीय प्रभावों पर की चर्चा। भारत की आर्थिक ताकत पर आईएमएफ की मोहर। मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.4% रहने का जताया अनुमान। अमेरिका और चीन से भी तेज विकास दर का अनुमान। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टी20 मैच आज। ब्रिस्टल में सीरीज बचाने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। 5 मैच की सीरीज में 0-2 से चल रही है पीछे। और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दूसरे दिन आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मुलाकात की। ये मुलाकात सीईओ फोरम की बैठक से पूर्व हुई। प्रधानमंत्री मोदी दोनों देशों के प्रमुख कारोबारियों को यहां संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीईओ फोरम में शामिल हो रहे हैं। इससे पूर्व हमने देखा किस तरीके से उनकी मुलाकात हुई ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से। कई मायनों में अहम मुलाकात। और साथ ही आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी करेंगे। दोनों नेताओं के बीच रक्षा और सुरक्षा, व्यापार एवं निवेश, शिक्षा, कौशल एवं छात्र गतिशीलता, साथ ही दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत करने सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी का ऑस्ट्रेलिया का तीसरा दौरा है, जहां भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी को नई दिशा देने, रक्षा सहयोग मजबूत करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा हितों पर चर्चा होगी। देखिए मेलबर्न से हमारे संवाददाता अरुण शर्मा की एक खास रिपोर्ट। दूरदर्शन न्यूज की टीम इस वक्त मेलबर्न के अंदर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के अंदर तीसरी इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट में शिरकत करेंगे, जहां पर मुख्य फोकस इस बात पर होगा कि कैसे रक्षा सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके और साथ ही साथ 3 ईज पर फोकस होगा: एजुकेशन, इकोनॉमी और एनर्जी को लेकर के। There will be some outcomes on the defense and security side. We will be looking at further strengthening our trade and investment partnership. You know, since the signing of the ACTA, the trade agreement in 2022, bilateral trade has gone up beyond $50 billion, but the scope is much more. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद में जाहिर तौर पर जो सीका नेगोशिएशंस है उसको भी गति मिलती हुई दिखाई देगी। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ने कई सारे रिकॉर्ड बनते हुए देखे हैं। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ने कई सारे इतिहास को लिखे जाते हुए देखे हैं, लेकिन एक बार फिर से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की पिच तैयार है एक नई साझेदारी देखने के लिए। ये साझेदारी है भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की। There will be some announcements on our bilateral sports cooperation. It will be called a sports cooperation roadmap, and it will be beyond cricket. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब अपने मेलबर्न दौरे पर थे तो वो इसी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर मौजूद थे। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय खिलाड़ियों के साथ भी उन्होंने इंटरेक्ट किया था। लेकिन जब 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर मौजूद होंगे तो यहाँ पर दोनों ही देशों के स्पोर्ट्स को डिस्प्ले किया जाएगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के लिहाज से।
डायस्पोरा कनेक्ट भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों का एक मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री मोदी जब ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में होंगे, वो भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी करेंगे। Modi fever has very much seized Melbourne. Everybody is incredibly excited, from little children to people who have made Melbourne their home for generations. मेलबर्न में भी अब हम इतिहास बनाएंगे, सिडनी में आए थे इतिहास बनाए थे, मेलबर्न में भी अब तो इतिहास बनाएंगे। मेलबर्न में जो एनर्जी होगी इस बारी वो देखने वाली होगी। क्रिटिकल मिनरल से लेकर के क्रिकेट डिप्लोमेसी तक, डिफेंस से लेकर के डायस्पोरा कनेक्ट तक, एजुकेशन से लेकर के इकोनॉमी तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया का दौरा भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को गति प्रदान करने के साथ साथ इस बात पर भी फोकस करेंगे कि कैसे इंडो पैसिफिक को और समावेशी और सुरक्षित बनाया जा सके। कैमरा पर्सन मोहित के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, मेलबर्न। और इससे पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ के निमंत्रण पर ये दौरा कर रहे हैं। मेलबर्न पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और इसके साथ ही अगर बात की जाए, मेलबर्न में प्रधानमंत्री का स्वागत बेहद गर्मजोशी से हुआ। पीएम की एक झलक पाने के लिए भारतीय समुदाय उमड़ आया। होटल पहुंचने पर वहां मौजूद जनसमूह ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के इस दौरान नारे भी लगाए। तो देखा आपने किस गर्मजोशी और उत्साह के साथ पीएम का यहाँ स्वागत किया गया। और पीएम के अभिनंदन के दौरान भारतीय कला संस्कृति की झलक भी नजर आई। इस अवसर पर गिरिडू और तबलीग की जुगलबंदी बेहद आकर्षक रही। ये प्रस्तुति भारत और ऑस्ट्रेलिया के सांस्कृतिक संगम को दिखाती है। और इस अवसर पर 10 कलाकारों के सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा ने माँ तुझे सलाम गीत पर भी शानदार प्रस्तुति दी।
प्रधानमंत्री के अभिनंदन में मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना संचिता ब्रॉल के नेतृत्व में कथक की सामूहिक प्रस्तुति भी हुई। इस दौरान शिव तांडव और ओम नमः शिवाय पर आधारित प्रस्तुतियों ने सबका मन मोह लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीय समुदाय द्वारा प्रस्तुत कथक नृत्य की सराहना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि भारत की शास्त्रीय नृत्य परंपराएं ऑस्ट्रेलिया में भी तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं। मेलबर्न में भारतीय समुदाय की ओर से मिले आत्मीय स्वागत के दौरान कथक की शानदार प्रस्तुति ने उन्हें बेहद प्रसन्न किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति और कला के वैश्विक विस्तार पर भी खुशी जताई। तो देखा आपने मेलबर्न में प्रधानमंत्री के अभिनंदन में किस तरीके से अलग अलग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां यहां पर दी गईं और इन प्रस्तुतियों में हिस्सा लेने वाले कलाकारों ने इसे एक यादगार पल बताया। Amazing. Nothing like I've experienced before. Yeah, it was great. I think it was really special to see everyone celebrating, and the energy in the room was really palpable at the time. It was a really amazing experience. The energy in the room was amazing. Everyone was chanting and really excited to see him. It was a very cool thing to be a part of. To play for such an amazing world leader. And I think one of the things that I found most extraordinary is to see the genuine affection he has for people and the people around here have for him. It was a really wonderful experience, actually. The just amount of energy in the room, and it was contagious. It was just beautiful, honestly. The audience here and the singing, I could just see such a love for the country and for everything to do with this reception and for their love for their leader. So it was a real privilege to be part of it and to see that. This has been a life-changing moment, incredible. Still can't believe, I was able to conduct and lead such a fantastic group of musicians to perform one of India's most greatest music works, Maa Tujhe Salaam, in front of Mr. Narendra Modi, our Indian Prime Minister. It's such an honor and privilege to be here. Hand on heart, I can say this was something very, very different. The energy that Modi ji, our Honorable Prime Minister, carries, it's just unbelievable, it's beautiful, and the piece we did today, Shiv Tandav, was an echo of that, was a representation of what he represents, what he means to people of India, and I think the Naad of Shiva is vibrating through the universe as he travels in the cosmos. So it was wonderful experience, and I think it just, you can't compare it with anything else. It's just a blessing. The second that he'd entered, even before that he'd entered, everyone was chanting his name, the love for the country, the love for him. The expression was just so beautiful, and to have such a lovely opportunity and to be seen by him and to experience his warmth and genuine appreciation was lovely. It is once in a lifetime
opportunity and experience, and it was an honor for us to present this piece that represents him so beautifully to the Australian audience and to perform to him directly. It's an honour to play for someone so respected and someone so important in Indian culture, you know. So that, for me, that was an amazing moment. That was an honour. When I shook Mr. Modi's hand, I just couldn't believe the power and the warmth in his hand. He was like, in our community, that was a very wise man, very wise, yeah. और आपको बता दें, डीडी न्यूज़ से खास बातचीत में ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश्वर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सौर, पवन और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा ऑस्ट्रेलिया का दौरा है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा क्यों आखिरकार इतना महत्वपूर्ण है, इसको समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया एम्बेसडर नागेश सिंह जी। सर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू डीडी न्यूज़। सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। क्या वो इम्पोर्टेंट टेकअवेज रह सकते हैं जिस पर सबकी निगाहें होंगी? देखिए, ये तीसरा एनुअल लीडर्स समिट जो हम बोलते हैं वो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ये जो एनुअल लीडर्स समिट का जो ये सिस्टम है, ये हमारा कई देशों के साथ नहीं है, बहुत कम देशों के साथ है, तो वो अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। प्रधानमंत्री जी का यहाँ आना, स्पेशली इस वर्ष और पिछले सालों में जो आपने देखा कि जो एक पूरे विश्व में एक हल्का सा तनाव है, चाहे युद्ध का है, जो डिस्प्यूट्स हैं, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उस संदर्भ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप जो है एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारी रिलेशनशिप को उस क्षेत्र में जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं। एंड यहाँ आना और एक विजिट होना जिसमें कि समीक्षा की जाएगी कि हमारी जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो आज उसका जो साइन हुई थी, उसके बाद हमने उसमें क्या प्रोग्रेस किया है। और बहुत सारे मुद्दे होते हैं इस ऐसी पार्टनरशिप में, जिसमें कि कुछ आपने जिसका उल्लेख किया, जैसे रक्षा का मामला है, आर्थिक मामले हैं, पीपल टू पीपल कनेक्ट जिसको बोलते हैं, जिसमें कि एजुकेशन, टूरिज्म, रिसर्च, इनोवेशन, ये सब आ जाता है। आपने तो हाईलाइट किया कि किस तरह से एक तरह से मल्टी फैसेटेड रिलेशनशिप है और हर सेक्टर में फोकस रहेगा, लेकिन भारत क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है। इस बार जब प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर होंगे तो क्रिटिकल मिनरल्स हो गया या एनर्जी जो डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, उस लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट रहने जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इस पर बातचीत होगी और कि कैसे हम लोग साथ काम करें और केवल बायर सेलर रिलेशनशिप ना हो, कि हम लोग बैठ के उसमें वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि भारत में हमारे पास स्केल है कि जिसको हम अपस्केलिंग कर सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकें। रिन्यूएबल सेक्टर भी यहाँ बहुत बड़ा है, सोलर के साइड पे स्पेशली। तो उन सब चीज़ों पे बातचीत होगी कि कैसे हम लोग ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी को ऑस्ट्रेलियन कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया में एनर्जी सोर्सेज जो है, बिकॉज यू नो वी रिक्वायर ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर आवर ओन ग्रोथ एम्बिशंस, और उसमें दोनों होंगे, जो ट्रेडिशनल सोर्सेज, वेदर इट्स कोल, वेदर इट्स गैस, एंड renewables also from solar, wind. और आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं ऑस्ट्रेलिया इंडिया सीईओ फोरम की। अगर बात की जाए जिसमें प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं, उससे पहले हमने देखा था किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अपनीस के साथ यहाँ मुलाकात उन्होंने की थी, और साथ ही इस सीईओ फोरम में एक ग्रुप फोटो जो है वो हमें यहाँ देखने को मिला। और इस दौरान महत्वपूर्ण विषयों पर जाहिर तौर पर यहाँ एक सार्थक चर्चा ऑस्ट्रेलिया इंडिया सीईओ फोरम में, जिसमें दोनों देशों के जो सीईओ हैं वो शामिल हैं। बड़े कारोबारी आर्थिक रोड मैप से जुड़ा एक बड़ा ये व्यापारिक समारोह ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल हुए और उन्होंने कारोबारियों से मुलाकात भी की। और साथ में ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं, हमने देखा उनके साथ भी प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई, वो भी इस दौरान मौजूद नजर आए। दोनों देशों के प्रमुख उद्योगपति इस फोरम में मौजूद रहे। कैसे ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों एक साथ मिलकर व्यापारिक मंच पर बेहतर साझेदार बन सकते हैं, और एक इस दौरान ग्रुप फोटो जो है वो भी इन तस्वीरों में नज़र आ रही है। साथ ही दोनों देशों के जो उद्योगपति हैं, हमने देखा कैसे यहाँ पे वो नज़र आए। दोनों देशों के
जो द्विपक्षीय संबंधों की हम बात करते हैं उसके साथ साथ व्यापारिक संबंध और कैसे बेहतर हो सकते हैं, क्या ऐसे नए क्षेत्र जिसमें और बेहतर काम करने की अभी आवश्यकता नज़र आती है, कहाँ पर और ज़्यादा अवसर नज़र आते हैं और कैसे दोनों देश एक दूसरे के सहयोगी बन सकते हैं, उसी को लेकर ये एक अहम बैठक है जिसमें दोनों देशों के प्रमुख उद्योगपति जो हैं उन्होंने हिस्सा लिया। और इसी बैठक में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, साथ में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ भी इसमें शामिल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस गर्मजोशी के साथ दोनों देशों के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी ये मुलाकात हुई। फिर इस दौरान हमने देखा सीईओ फोरम में ग्रुप फोटो में नज़र आया और वो तमाम जो अहम विषय हैं दोनों देशों के बीच, कैसे निवेश के अवसर नज़र आते हैं, किस तरीके से तमाम क्षेत्र, ऊर्जा की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे लगातार पहले से भी हम कह सकते हैं जो संबंध हैं और प्रगाढ़ हुए हैं। और साथ ही दोनों देशों के प्रमुख कारोबारियों की इस बैठक में हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी जो कि शामिल हुए और दोनों देशों के प्रमुख कारोबारियों को अब से कुछ देर बाद वो संबोधित भी करेंगे। क्या कुछ खास अपने संबोधन में प्रधानमंत्री कहेंगे, वाकई ये देखने और सुनने वाली बात होगी। और साथ ही क्या कुछ खास महत्वपूर्ण बातें उनके संबोधन से निकल कर आएंगी, वो भी लगातार आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है जब इस तरह के मंच पर इस तरह की एक बैठक का आयोजन किया जाता है। प्रधानमंत्री का ये ऑस्ट्रेलिया दौरा, जहां दूसरे दिन हमने देखा ऑस्ट्रेलिया इंडिया के दोनों देशों के जो उद्योगपति हैं उनकी एक अहम बैठक, और इस सीईओ फोरम में प्रधानमंत्री अपना संबोधन जो है वो दे रहे हैं। साथ ही ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की बात की जाए, द्विपक्षीय व्यापार को देखा जाए, कैसे नए लक्ष्य जो हैं वो हमें निर्धारित करने होंगे। नए क्षेत्र यानी जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो वहाँ पर ऊर्जा क्षेत्र की अगर बात की जाए वो काफ़ी महत्वपूर्ण, शिक्षा की बात की जाए वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसमें क्या कुछ नए अवसर हम अभी तलाश सकते हैं, ख़ासतौर से युवाओं की बात की जाए या आज के समय में जब हम तकनीक के उपयोग को बढ़ते हुए देखते हैं, कैसे दोनों देश साझेदार के रूप में और बेहतरी से काम करते हुए नज़र आएंगे, ये यहाँ देखना होगा। फिलहाल दोनों देशों के जो दिग्गज उद्योगपति हैं वो इस दौरान यहाँ शामिल नज़र आए और इसी फोरम को प्रधानमंत्री संबोधित भी कर रहे हैं और आपको बताएंगे अपने संबोधन की उनकी क्या कुछ खास बातें रहीं, कैसे दोनों देशों के बीच संबंध प्रगाढ़ होंगे और निवेश जो है जाहिर तौर पर बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। निवेश बढ़ेगा तो विकास को और ज़्यादा गति मिलेगी और उसी के आधार पर हम मान सकते हैं कि कैसे अर्थव्यवस्था को जो मजबूती है वो मिलते हुए नज़र आ सकती है। ये तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया इंडिया सीईओ फोरम की, जहां दोनों देशों के जो दिग्गज उद्योगपति हैं उनकी ये बैठक, आर्थिक रोड मैप से जुड़ा हुआ ये पूरा एक व्यापारिक कार्यक्रम जिसमें हम देख सकते हैं तमाम वो कारोबारी जिनसे प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। और साथ ही उससे पहले की ये तस्वीर जब ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री से वो मिलते हुए नज़र आए थे। और साथ ही जब शिक्षा क्षेत्र की हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उससे जुड़े हुए तमाम जो दिग्गज शिक्षाविद हैं वो भी यहाँ नज़र आए और उनके साथ भी हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री की ये तस्वीर। हर जगह एक नई ऊर्जा का संचार होता हुआ नज़र आता है प्रधानमंत्री का जहां आगमन होता है। और इसी कड़ी में ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो पहले ना सिर्फ जो दिग्गज कारोबारी हैं बल्कि शिक्षाविदों के साथ प्रधानमंत्री का लगातार इस बात पर फोकस रहता है कि कैसे क्या कुछ नया हम सीख सकते हैं और कैसे उसके ज़रिए एक बड़ा अंतर जो है वो समाज में ला सकते हैं। शिक्षा इसका एक प्रमुख माध्यम और उस पर लगातार प्रधानमंत्री का फोकस रहता है। और उसी कड़ी में अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं उनके साथ प्रधानमंत्री की ये मुलाकात रही। जाहिर तौर पर कैसे आज के समय में हम शिक्षा क्षेत्र को और बढ़ावा दे सकते हैं। लगातार जो भारतीय छात्र हैं वो हम देखते हैं कैसे उनका
जब स्किल की बात की जाती है, पूरा विश्व उसका आज लोहा मानता है। और ये मुलाकात कई मायनों में अहम है, क्योंकि इससे पहले जब प्रधानमंत्री इंडोनेशिया में थे तो वहाँ जिस तरह की घोषणा की गई थी IIM बेंगलुरु की एक शाखा जो कि वहाँ खोली जाएगी, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए, क्या कुछ इसके ज़रिए होता हुआ नज़र आ सकता है, ये वाकई देखना दिलचस्प होगा। कैसे दोनों देशों को जो लाभ है इसके ज़रिए मिल सकेगा, और दोनों देशों के जो युवा हैं, जो छात्र हैं, भारत से भी कई अगर बात की जाए तो जो छात्र हैं वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। ऑस्ट्रेलियाई छात्रों की अगर बात की जाए, हमारे देश में नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जहाँ पर हम देखते हैं कैसे अनेकों देशों के जो छात्र हैं वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। और आज के समय में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि ना सिर्फ शिक्षा एक सशक्त माध्यम बन रहा है किसी भी देश के लिए, बल्कि इसको अपनाने की अगर बात की जाए, भारत कैसे इसको अपनाता हुआ नज़र आता है, और अपनाने के साथ ही उसका क्रियान्वयन यानी एग्जीक्यूशन जो है वो हम देख सकते हैं। भारत एक लक्ष्य लेकर चल रहा है विकसित भारत का, और इस दिशा में तमाम वो क्षेत्र जो कि कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नज़र आते हैं, उनको लेकर एक फोकस प्रधानमंत्री का यहाँ नज़र आता है। तो लगातार जो मुलाकात का सिलसिला है वो चल रहा है, लेकिन आप बता दें डी न्यूज़ से खास बातचीत में मेलबर्न के लॉर्ड मेयर निकोलस रीस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का वैश्विक प्रभाव लगातार बढ़ा है और दुनिया में भारत की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हुई है। निकोलस रीस ने बताया कि मेलबर्न में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लिटिल इंडिया प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, जो भारतीय समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देने और दोनों देशों के लोगों के बीच जुड़ाव को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेलबर्न सिटी के लॉर्ड मेयर मिस्टर निक रीस, और एक्सक्लूसिवली हमसे बातचीत कर रहे हैं। हाउ एक्साइटेड द मेलबर्न सिटी इज, you know, when Prime Minister Modi is arriving here in Australia? Oh, this is a very big moment for our city. I'm sure as Indian viewers would know, Delhi is the capital of India. But here in Australia, Melbourne is the Indian capital because we are the city that has the biggest Indian diaspora, the biggest Indian community of any city in Australia. And we absolutely love our Indian community. And now with Mr. Modi's visit, his first in more than 10 years to this city, there is a real energy and buzz around the city for the next 3 days. So how the Indian diaspora is contributing here in Melbourne City? Indian community are now a big and growing part of it. In fact, our fastest growing community here in Melbourne is our Indian community. And we love that and we celebrate that. So whether it's Diwali or Holi or India playing in the cricket or even a big IPL game, we see our streets and squares come alive as the Indian community and all Melburnians turn out to be part of the celebrations, the festivity. It really is a great feature of modern Melbourne, which we love. Of course, you talk about cricket. The Big Bash League here, the IPL, you know, how are these contributing? How India and Australia can contribute each other and collaborate with each other as far as the sports infra, the sports activities are concerned? Well, we do love our cricket here in Australia, and of course the MCG, Melbourne Cricket Ground. And indeed, when Australia and India played each other in a 5-day test match the summer before last, it broke the all-time record attendance for a test match here in Australia. Indeed, when India played Pakistan in the T20 tournament back in 2022, Kohli starred that day. Yeah, absolutely. That was a marvelous inning, I remember. It broke the all-time world record for attendance at a T20 game here in Australia, and Australia wasn't even playing. That shows you the size of our Indian community, and that we've got a community who turn up and are really part of our society, which is just so fantastic. And also, you know, how do you see Prime Minister Modi's leadership as far as giving a push to the bilateral relations between both India and Australia? India is the fastest growing big economy in the world. And under Mr. Modi's leadership, we have seen India's influence in the world grow and grow, not just economically, but culturally as well. Cities like Melbourne really feel the influence of India's growing place in the world.
and the growth of Indian culture globally. So here at the City of Melbourne, we are building a Little India precinct in the heart of our city. As the Indian capital of Australia, it is only appropriate that we have a place where the Indian community and all their friends can come on the big occasions, Holi, Diwali, cricket, etc. And so we are building a beautiful precinct in the Docklands, building on the large Indian community that already live there, and we think it'll become a focus. थैंक यू सो मच Thank Therese you. टॉकिंग टू अस। लॉर्ड मेयर हैं मेलबर्न शहर के, साफ तौर पर एक्सक्लूसिवली बताते हुए कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को नई गति दी और साथ ही साथ लिटिल इंडिया प्रोजेक्ट को लेकर के मेलबर्न में आया जा रहा है, जो कि कल्चरली भारत और ऑस्ट्रेलिया को और नजदीक लाता हुआ दिखाई देगा। कैमरा पर्सन लोकनाथ के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, मेलबर्न। तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लगातार दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हो रहे हैं और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साल 2022 में हुआ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता यानी ECTA ने दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों को एक नई गति दी है। इस समझौते से भारत के निर्यातकों को ऑस्ट्रेलिया के बड़े बाजार तक आसान पहुंच मिली है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय को भी भारतीय उत्पाद पहले से अधिक आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। इस समझौते का दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और आम लोगों पर कितना असर पड़ा है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अरुण शर्मा ने। आइए देखते हैं उनकी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद है मेलबर्न के एक ग्रोसरी स्टोर के अंदर। तो यहाँ वो हर इंडियन आइटम मौजूद है जो हमें इंडिया में मिलता है। अब देखिए, मिलेट्स से लेकर के मखाने तक या जो भी आपके रोजमर्रा के जो आइटम्स हैं वो आपको बड़े इजीली यहाँ मेलबर्न के अंदर मिल रहे हैं। पहले से बहुत आसान हो गया। जैसे पहले तो कोई भी ग्रोसरी लेनी ना इंडियन थोड़ा डिफिकल्ट होता था, अब ये है कि इंडियन A to Z सामान यहाँ से मिलता है। जैसे मान लो दालें वगैरह हो गई, सब आसानी से मिलते हैं। जैसे ये मान लो कुकर ही देख लो, पहले ये कुकर यहाँ से नहीं मिलता था, हम इंडिया से ही लेके आते थे। I'm here from 13 years. Previously, before like in 2013, there were very limited Indian groceries where you could actually go shop around. But now, like you walk into a big store, they literally have every kind of variety. यहाँ पर लोग बताते हैं कि एक समय ऐसा भी था कि ये जो सारा इंडियन सामान है इतना इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता था, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट जिस तरह से साइन हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2022 में, उसके बाद में एक बड़ा मार्केट ओपन अप हुआ है, टैरिफ्स काफ़ी रिड्यूस हुई हैं और जाहिर सी बात है कि काफ़ी ज़्यादा सामान एक तरह से हमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी भारत का मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। For us, this part of ACTA is really significant. It plays right into the creative arts space. The India-Australia trade is booming. It's growing in various sectors. Massive change. So everything is so much easier. I came to live here in '82 when you couldn't buy any spices here. Today, you name it, from your mangoes to pomegranates to high-tech engineering goods, everything is so much easily available. हमारे साथ योगेश मौजूद है जो कि यहाँ के स्टोर के ओनर हैं। योगेश, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। ऐसा कोई आइटम नहीं जो कि अवेलेबल ना हो, जो कि इंडिया में मिलता हो और यहाँ ना मिलता हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है या कम है, उसमें रिलीफ है बहुत ज़्यादा, तो कॉस्टिंग कम हो जाती है और वही कॉस्टिंग जो है वो कस्टमर्स को पास ऑन होती है। से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कई चीज़ों की रिलीफ हुई है, तो वो सारा का सारा कस्टमर्स को ही पास ऑन होता है। जब इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं तो एक बड़ा मार्केट जो इंडियन एक्सपोर्टर्स होता है उनके लिए खुलता है ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के अंदर। वहीं जो भारतीय जो यहाँ बसते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लगभग तादाद जो पूरे अगर ऑस्ट्रेलिया में देखें तो लगभग 1 मिलियन है, 10 लाख के आसपास जो एक इंडियन डायस्पोरा का साइज़ है वो यहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ये कल्चरली तो कनेक्ट करता ही करता है, लेकिन हाँ इस बात को भी इंश्योर करता है कि जो भारतीय यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बसे हुए हैं वो जो भारत के साथ हमेशा कनेक्टेड रह सके, उस दिशा के अंदर इस तरह के जो कदम है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज़, मेलबर्न। डीडी न्यूज से खास बातचीत में ऑस्ट्रेलियाई मूल के मार्क बल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की सराहना की। भारत में टॉयलेट वॉरियर के नाम से पहचाने जाने वाले मार्क बल्ला ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण और जन भागीदारी को लेकर अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता अभियान के चलते भारत ने स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और आज देश इस दिशा में एक बड़े बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मार्क बेला, जो कि भारत के अंदर टॉयलेट वॉरियर के नाम से जाने जाते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहद प्रभावित हैं और जाहिर तौर पर भारत के अंदर स्वच्छता को लेकर के इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। मार्क, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दूरदर्शन। You're very welcome, and welcome to Melbourne too. Thank you. So just wanted to know that, you know, in last almost 10 to 12 years, how cleanliness aspect has changed in country like India? Well, change has been dramatic. I mean, you think 12, 14 years ago, India had very poor sanitation systems, whereas now the change under the Swachh Bharat program and under programs from organizations like mine, and the change in the community will and interest, the change has been enormous. India has come a long way in that time. Also, how do you see Prime Minister Modi's leadership, you know, when talking about taking sanitation or cleanliness drive to the rural India? Well, Prime Minister Modi was solely responsible for starting the Swachh Bharat program, which has really been quite revolutionary in terms of its impact on India and on small communities and so on. So, in my mind, he is the #1 sanitation guy in the world, in fact, because he has such wide reach and is so well known in your country and around the world that you know his feelings on these matters are taken seriously by the world. Also, you met Prime Minister Modi, I think, in 2023 when he visited Australia. So, what transpired between you at that point in time? Look, it's one of the great memories of my life, actually, meeting him. You know, he's one of the great change makers in the world, and to have the opportunity to spend 10 or 15 minutes with someone like that one-on-one it's something I'll never forget, actually. We spoke primarily about toilets and about clean water and about hygiene education and so on, all the things that I'm interested in, and his knowledge was wonderful. He knew everything about the work I've been doing, and of course his work was a big part of our conversation too. Also, you know, when we talk about sanitation, the Swachh Bharat or the cleanliness aspect, how are you contributing in that direction? You know, how are you taking the sanitation drive to rural India, and how important it is? One of the reasons this is so important is for education, especially the education of girls. You know, that's the reality is, if you don't have good quality sanitation and hygiene in the school environment, the girls are dropping out. And we've seen a big change in this in India through my work and through the Swachh Bharat program, that more and more girls are continuing with their education. मार्क खुद प्रधानमंत्री मोदी से मिल चुके हैं 2023 के अंदर, और उन्होंने एक तरह से कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर स्वच्छ भारत अभियान एक जन आंदोलन बन गया है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, मेलबर्न। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे में क्या कुछ खास रहेगा, लगातार इसके अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन अब आइए रुक कर लेते हैं बाकी खबरों की तरफ भी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात की जाए तो अमेरिकी सेना ने आज तड़के ईरान पर नए हमले शुरू किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ये हमले हॉर्मुज जलम्बू मध्य में जहाज़ों पर ईरानी हमलों को रोकने के लिए किए गए हैं। इन हमलों से कुछ घंटे पहले ही नेटो सम्मेलन में हिस्सा लेने तुर्की पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ युद्ध विराम शायद खत्म हो गया है। सेंट्रल कमांड ने ईरान पर नए हमले की जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्रवाई का मकसद हॉर्मुज जलम्बू मध्य में जहाज़ों की आवाजाही को सुनिश्चित करना है। अमेरिकी हमलों ने ईरान के तटीय शहरों को हिलाकर रख दिया है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार ईरान के दक्षिणी बंदरगाह शहर चाबहार में बिजली की आपूर्ति बाधित हो गई है। चाबहार और एक अन्य तटीय शहर कोनार्क में लगभग 10 धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। गौरतलब है कि चाबहार में भारत का महत्वपूर्ण निवेश है और उसने यहाँ के बंदरगाह को विकसित किया है। ईरानी मीडिया ने अमेरिकी हमलों में एक मौत की पुष्टि की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अपने बयान में कहा है कि अमेरिका कमर्शियल शिपिंग और आम नागरिकों के क्रू पर हाल ही में की गई गैर ज़रूरी आक्रामकता के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहा है, जो एक अहम इंटरनेशनल जलमार्ग पर आज़ादी से यात्रा कर रहे थे। ईरान की अर्ध सरकारी फर्स्ट न्यूज़ एजेंसी ने बताया है कि बुशहर शहर में धमाकों की आवाज़ सुनी गई। बुशहर में ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट भी स्थित है। हालांकि ईरानी नूर न्यूज़ एजेंसी ने कहा है कि पावर प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के बंदर अब्बास में 8 धमाकों की आवाज़ सुनी गई। ईरान के सरकारी टीवी के अनुसार अमेरिका के नए हमलों के बाद बंदर अब्बास में 8 धमाकों की आवाज़ सुनी गई। बताया जा रहा है कि 2 मिसाइलें सिरिक बंदरगाह पर गिरीं, जबकि 2 अन्य जास्क बंदरगाह पर फटीं। और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर भारत ने गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हाल के हमलों और क्षेत्र में बढ़ते तनाव के विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से गुजर रहे वाणिज्यिक जहाज़ों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा घटनाक्रम से क्षेत्रीय शांति और वैश्विक व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ने का खतरा है।
भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। भारत ने ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निर्बाध संचालन को बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सभी पक्षों से संवाद और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आग्रह करते हुए कहा कि यही इस संघर्ष का शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान निकालने का सबसे प्रभावी माध्यम है। और विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से क्राउन प्रिंस का अभिवादन करते हुए हार्दिक शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और कुवैत के बीच द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता सराहनीय है। उन्होंने विश्वास जताया कि दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में अपने सहयोग को और मजबूत करेंगे। विदेश मंत्री ने यह भी बताया कि मुलाकात के दौरान खाड़ी क्षेत्र के ताज़ा घटनाक्रमों और क्षेत्रीय विकास पर भी व्यापक चर्चा हुई। उन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार साझा करने के लिए क्राउन प्रिंस का आभार व्यक्त किया। कुवैत दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। तस्वीरों को एक्स पर साझा करते हुए विदेश मंत्री ने लिखा, भारत कुवैत दोस्ती को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की भूमिका को अच्छी तरह से पहचाना जाता है। साथ ही विदेश मंत्री ने प्रवासी भारतीयों के योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया। नई दिल्ली में भारत और म्यांमार के बीच 23वीं राष्ट्रीय स्तर की बैठक संपन्न हो गई है। 2 दिवसीय इस बैठक में भारतीय पक्ष का नेतृत्व गृह सचिव गोविंद मोहन और म्यांमार का नेतृत्व उप मंत्री मेजर जनरल मिंथू ने किया। बैठक में भारत ने दोहराया कि उसकी नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट नीतियों में म्यांमार का अहम स्थान है। दोनों देशों ने आतंकवाद, उग्रवाद, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी जैसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से मिलकर निपटने पर सहमति जताई। साथ ही खुफिया जानकारी साझा करने और ऑपरेशनल तालमेल बढ़ाने का फैसला किया गया। सीमा सुरक्षा की समीक्षा करते हुए म्यांमार ने भारत को भरोसा दिया कि उसकी जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा दोनों पक्षों ने कालादान प्रोजेक्ट और भारत म्यांमार थाईलैंड हाईवे को जल्द पूरा करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। आतंकवाद विरोधी मामलों पर भारत और रूस संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता भारत के सचिव पश्चिम सीबी जॉर्ज और रूस के उप विदेश मंत्री दिमित्री ल्यूबिंस्की ने की। बैठक में दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद समेत हर तरह के आतंकवाद की कड़े शब्दों में निंदा की। साथ ही आतंकवादी संगठनों और उनकी मदद करने वालों के खिलाफ मिलकर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। दोनों पक्षों के बीच कट्टरपंथ, टेरर फाइनेंस और आतंकवाद के लिए नई तकनीकों के गलत इस्तेमाल जैसी चुनौतियों से निपटने पर भी सहमति बनी। इसके अलावा भारत और रूस ने संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स और एससीओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने का संकल्प दोहराया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सीमांत जिला पुलिस अधीक्षक सम्मेलन 2026 को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का मकसद संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना है। बैठक में सीमा प्रबंधन, अवैध घुसपैठ और केंद्र व राज्यों के बीच तालमेल से जुड़े अहम मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस में सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल के जरिए गतिविधियों पर नजर रखने और कार्रवाई के तरीकों पर भी चर्चा होगी। और आइए सीधा रुख करते हैं सीओ फोरम का, जहां प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन भी दिया है। आप सबको नमस्कार। आज इस हॉल में भारत और ऑस्ट्रेलिया की बिजनेस पावर और बिजनेस एम्बिशन के दर्शन एक साथ हो रहे हैं। आप सबकी यहां उपस्थिति हमारे शेयर्ड कॉन्फिडेंस और शेयर्ड एस्पिरेशंस का प्रतीक है। आज दुनिया अनसर्टेनिटी, सप्लाई चेन डिसरप्शन और एनर्जी क्राइसिस के दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया का नेचुरल और ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक भी है और आवश्यक भी है। बीते वर्षों में हमने
दोनों देशों की क्षमताओं के साथ भावी साझेदारी का एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार किया है। साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। लेकिन हम यहीं नहीं रुके रहे। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है और आप सभी को इसे नई ऊंचाई पर ले जाना है। फ्रेंड्स, यहां क्लीन एनर्जी से जुड़ी कई कंपनियां उपस्थित है। हम भारत में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर मॉड्यूल्स और विंड मिल्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी और 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। ऑस्ट्रेलिया के टेक्नोलॉजी, कैपिटल और रिसोर्सेज इस ट्रांजिशन को गति दे सकते हैं। कुछ महीनों पहले भारत ने शांति एक्ट से न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए खोल दिया है। हमने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी का लक्ष्य रखा है। ऑस्ट्रेलिया के विशाल यूरेनियम रिजर्व्स भारत की न्यूक्लियर यात्रा से सीधे रूप से जुड़ते हैं। हमारे लिए इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटीज हैं। भारत में पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड, रेलवे और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑस्ट्रेलिया के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अनेक संभावनाएं हैं। आज भारत में नेशनल हाईवेज लगभग 34 किलोमीटर प्रतिदिन की गति से बन रहे हैं। हर दिन 8 किलोमीटर से अधिक रेलवे ट्रैक्स लगाए जा रहे हैं। यह स्केल, स्पीड और स्टेबिलिटी तीनों का संगम है। स्टील सेक्टर में हम पहले से मजबूत सहयोगी रहे हैं। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड स्टील प्रोड्यूसर है। हम मिलकर लो कार्बन एल्यूमिनियम, ग्रीन आयरन और क्लीन मैन्युफैक्चरिंग पर काम कर सकते हैं। एआई मिशन, क्वांटम मिशन और सेमीकंडक्टर प्रोग्राम के अंतर्गत भारत सरकार ने $10 बिलियन से ज्यादा का सपोर्ट दिया है। हम डेटा सेंटर, एआई, क्वांटम, सेमीकंडक्टर और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मिलकर ग्लोबल सॉल्यूशंस तैयार कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के
पेंशन फंड्स आज $4 ट्रिलियन से अधिक एसेट्स मैनेज करते हैं। भारत में पेंशन की बचत को एक पवित्र अमानत माना जाता है। हम इसे केवल कैपिटल नहीं, करोड़ों करोड़ों परिवारों का ट्रस्ट मानते हैं। भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स में दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलंगडोंग यूनिवर्सिटी ने गिफ्ट सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया है। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले। फ्रेंड्स, इन सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए हमें एक और महत्वपूर्ण आयाम पर ध्यान देना होगा। हमारी पार्टनरशिप केवल दोनों राजधानियों या कुछ शहरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें हमारे राज्यों, छोटे बड़े शहरों, विश्वविद्यालयों, उद्योगों, सभी के स्टेक होल्डर्स बनाना होगा। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेंथ, उसको हम उड़ीसा और गुजरात की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के साथ जोड़ सकते हैं। क्वींसलैंड और टेस्मेनिया की क्लीन एनर्जी और एग्रीकल्चर एक्सपर्टीज, पंजाब और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रिन्यूएबल कॉरिडोर्स और फूड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम को नई गति दे सकते हैं। न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया की फाइनेंस, एजुकेशन, मेडिकल टेक और इनोवेशन इकोसिस्टम महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना के साथ मिलकर ग्लोबल सॉल्यूशंस बना सकते हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस, स्पेस और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी उत्तर प्रदेश और केरलम के साथ नए अवसर बना सकती है। मेरा सुझाव है कि हम आने वाले समय में कुछ फोकस स्टेट टू स्टेट और सेक्टर टू सेक्टर पार्टनरशिप की पहचान करें और उन्हें आगे ले जाने के लिए रणनीति बनाए। फ्रेंड्स, लोकतांत्रिक मूल्यों और इंडो पैसिफिक साझा विजन के आधार पर हमारे बीच गहरा स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बना है। हम अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस प्रयास में आप सभी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आज का ये संवाद नए आइडियाज, नई पार्टनरशिप और नए कमिटमेंट्स को जन्म देगा। मैं फिर एक बार प्रधानमंत्री जी का इस कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो सीईओ फोरम में आपने सुना प्रधानमंत्री का ये संबोधन, तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यहाँ पर कहीं। उन्होंने बताया कि जिस तरीके की अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता दुनिया में नजर आ रही है, ऐसे में भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर काफ़ी हद तक समाधान निकाल सकते हैं। दुनिया कहीं ना कहीं अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है और खासतौर से भारत ऑस्ट्रेलिया भरोसेमंद और स्वाभाविक ऐसे में साझेदार बने, जिसके चलते जो विकास है उसके पहिए थमे नहीं। उन्होंने बताया कि कैसे इसीलिए से दोनों देशों की साझेदारी और मजबूत हुई है, एक्सपोर्ट जो है डबल हुआ है और नए मार्केट जो हैं वो दोनों देशों के उद्योगों को मिले हैं। भारत
ऑस्ट्रेलिया को निर्यात दोगुना इसके चलते हुआ है। इस बात को रेखांकित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बताया कि कैसे व्यापक CECA समझौते की दिशा में अब हम बढ़ रहे हैं, जिसके चलते और बेहतर जो अवसर हैं वो दोनों देशों के सामने होंगे। उन्होंने कहा कि हमें निवेश और इनोवेशन को नई ऊंचाइयों तक ले जाना, एक नया रनवे हमें तैयार करना होगा और उसके बाद एक नई उड़ान यहाँ भरनी होगी। साथ ही उन्होंने क्लीन एनर्जी का जिक्र किया, रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य उन्होंने बताया कि कैसे 2030 तक 5 गीगावाट का हमारा लक्ष्य है और इसमें लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई कंपनियां ऊर्जा परिवर्तन को गति देंगी। निजी क्षेत्र के लिए न्यूक्लियर सेक्टर खोला गया है। किस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी की अगर बात की जाए, उस दिशा में भी लगातार भारत आगे बढ़ रहा है। 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर ऊर्जा का लक्ष्य है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेहतर इस तरह के जो अवसर हैं, स्टील और लो कार्बन एल्युमिनियम पर सहयोग जो है वो यहाँ बढ़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जिक्र किया कि कैसे AI क्वांटम मिशन को $10 अरब का जो समर्थन अभी तक दिया गया है, तकनीकी रूप से भी काफ़ी अहम, और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत का विशेष जोर है, इसका भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया अपने संबोधन में। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिजनेस पार्टनरशिप को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और कैसे इसके चलते दोनों देशों का जो लाभ है वो यहाँ मिलता हुआ नजर आएगा। तो तमाम ये बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कही और बताया कि किस तरीके से दोनों देशों यानी भारत ऑस्ट्रेलिया मिलकर अगर काम करते हैं तो कैसे एक नया रनवे जो है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया कि वो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन का एक रनवे होगा, जिसके चलते नई ऊंचाइयों तक हम जा सकेंगे। प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन दिया CEO फोरम में और बताया कि किस तरीके से दोनों देशों के जो संबंध हैं और ज़्यादा मजबूत होते हुए इसके चलते नजर आएंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़।